हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म माइस में। हम यहाँ पढ़ेंगे 9वीं और 10वीं का बिहार बोर्ड, जिसमें हम आज पढ़ाएंगे 9वीं क्लास के साइंस। और साइंस में आज हम पढ़ाएंगे रसायन शास्त्र। आपको हम बता दें रसायन शास्त्र होता क्या है। तो जैसे जो भी चीज हम देखते हैं, जो भी पदार्थ, उसके गुण, संगठन, परिवर्तन, इन सभी के अध्ययन को रसायन शास्त्र कहते हैं। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारे सामने है, हमारे आसपास के पदार्थ। ये हमारा आज का चैप्टर है और इसमें बहुत से टॉपिक है। उन टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं आगे हमारे कौन कौन से टॉपिक है। जैसे आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे भाग 1, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ क्या है और यह किससे बना है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कणों के बीच रिक्त स्थान, गति और आकर्षण। इसमें भाग 2 भी है, लेकिन हम लोग भाग 1 पढ़ने के बाद भाग 2 को पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, हमारा पहला पॉइंट है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। सबसे पहले हम देखते हैं कि पदार्थ है क्या। ये चीज हमको जानना है, क्योंकि जो हमारा क्लास का पहला चैप्टर है उसका शुरुआत पदार्थ से ही हो रहा है। तो पदार्थ की परिभाषा देखते हैं हम। विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। यानी कहने का मतलब है कि आप जो भी चीज देखते हैं, विश्व में जो भी चीज है और वो जिस सामग्री से बना है, उसे वैज्ञानिकों ने कहा कि हाँ भाई यही पदार्थ है। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। देखिए, ऐसा ही नहीं है कि जो विश्व की चीजें है बनी उसमें पदार्थ कहते हैं, उसका भी, पदार्थ का भी कुछ गुण होता है। उसका गुण ये है कि ये स्थान घेरता है, इसका आयतन होता है और इसमें द्रव्यमान होता है। अच्छा, मान लीजिए कि ये पदार्थ है, ये पेन एक पदार्थ है, ये हम जहां घेरेंगे तहाँ कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। आयतन मतलब क्या होता है? आयतन मतलब होता है आकृति, आकार। जैसे इसका एक आकार है, जैसे हम लोग एक सामान्य ईंट देखते हैं, उसका भी एक आकार है। जैसे हम लोग पानी को हम लोग ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास का रूप ले लेता है, वो भी एक आयतन है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं द्रव्यमान। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि द्रव्यमान क्या होता है। कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, आप लोग बहुत पहले सुने होंगे कि द्रव्य और द्रव में क्या अंतर होता है। तो द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं। वैसे ही द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। और मान का मतलब होता है वैल्यू मतलब उसका क्या, कितना मान है। तो वैसे ही द्रव्य मतलब पदार्थ, मान मतलब उसका वैल्यू। तो जिस पदार्थ का जितना मान होगा वही तो उसका द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान तो वहीं पे हम आयतन, जैसे कि मान लीजिए कि एक पेन है और तो ये द्रव्य है और इसका मान है 50 ग्राम, तो वही तो इसका द्रव्यमान हुआ। तो द्रव्यमान मतलब हम एक ये चीज समझ सकते हैं कि द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। तो द्रव्यमान क्लियर हो गया। हमारा स्थान घेरना तो आप लोग जानते ही होंगे, ये एकदम छोटी सी बात है, जो कोई भी चीज होगा अपना स्थान घेरेगा। और आयतन को मैंने आप लोगों को बताया ही कि आप जो भी चीज है उसका एक आयतन है। जिसका एक पेन है, इसका भी एक आयतन है। ये अपना गिलास में पानी डाल दीजिएगा, वो भी आयतन है। एलपीजी सिलेंडर में हम लोग गैस भरते हैं, वो भी तो एक आयतन लेता है, तो वो भी एक आयतन है। तो हम लोग समझ गए पदार्थ की परिभाषा। अब आइए पदार्थ को हम उदाहरण से भी तो देखें कि आखिर होता कैसे है पदार्थ। तो देखिए, हवा जिससे हम सांस लेते हैं वो भी एक पदार्थ है। भोजन, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक एक बूंद भी पदार्थ है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि ईंट पदार्थ है, नहीं, हवा भी पदार्थ है। यही तो चीज हम आगे पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि हवा भी पदार्थ है, पानी के एक एक बूंद भी पदार्थ है, एक बड़ा पहाड़ भी पदार्थ है, बड़ी ट्रेन भी पदार्थ है, और एक गैस सिलेंडर में भरा हुआ गैस भी पदार्थ है। तो पदार्थ की बहुत सी अवस्थाएं हैं, बहुत सी प्रकार है। उसको धीरे धीरे हम लोग आगे की क्लास में पढ़ते जाएंगे और एक एक चीज क्लियर करते जाएंगे। तो हम तो पदार्थ के बारे में पढ़ लिए, लेकिन पदार्थ की भी तो एक प्रकृति होती होगी। आखिर पदार्थ क्या है, उसका भी तो कुछ गुण होता। प्रकृति मतलब क्या होता है? उसका गुण जो ऑलरेडी उसमें विद्यमान है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसी को प्रकृति बोलते हैं। जैसे हमारी प्रकृति है
कि हम बाएं हाथ से लिखते हैं। ये क्या है, मेरी प्रकृति है, ये हमारे में ऑलरेडी विद्यमान है, इसे कोई कहेगा हम दाएं हाथ से नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही पदार्थ में भी एक प्रकृति होती है और इसी प्रकृति को हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ कणों से मिलकर बना है। देखिए पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इतना छोटा छोटा कण जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। नंगी आंखों से देखना तो दूर, उससे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लंबे समय तक माना जाता था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत है। जैसे कि होता क्या था कि पहले इतने अनुसंधान नहीं होते थे, रिसर्च नहीं होते थे, वैज्ञानिक नहीं थे, तो चीजें क्या होती थी, मान्यताएं पे चलती थी। जैसे आज के जमाने में क्या है, बाबा लोग हैं, गांव में लोग हैं, सब चीज बिना कुछ जाने मान्यताएं पे चीजों को लेकर चलते हैं। वो ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, लेकिन हम लोग उसको जो रिसर्च करते हैं ना, उसके बारे में हम लोग को असलियत पता चलती है। तो वैसे ही पहले क्या होता था, पहले कोई बोलता था कि पदार्थ जो है वो लकड़ी के टुकड़ों की तरह है, तो कोई कहता था ना लकड़ी के टुकड़ों की तरह कहाँ है, ये तो गोल गोल है। तो कोई बोलता था ना ये तो कागज के जो बैठा देंगे एक के ऊपर एक, वैसे पदार्थ है। तो सबने कहा छोड़ो ये सब बातें, और उसके बाद हुआ रिसर्च, और रिसर्च में पता चला कि आखिर पदार्थ होते कैसे हैं। तो देखिए ये सब मान्यताएं हैं कि लंबे समय तक माना जाता था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत है। अच्छा बच्चों, सतत मीन्स जानते हैं आप लोग क्या होता है? सतत, व्हाट इज सतत? अरे जैसे एक किताब है, किताब के ऊपर एक पन्ना रखने तो इतना मोटा हो जाता है, वही तो सतत है। अब एक पन्ने को रख देंगे तो सतत थोड़े होगा, तो उसी को सतत बोलते हैं। यानी कि एक के ऊपर एक वस्तुएं रखी जाती है, उसको सतत बोलते हैं। तो लंबे समय तक माना जाता था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत है, परंतु वास्तव में पदार्थ रेत की तरह सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। रिसर्च के बाद ये पता चला कि नहीं, पदार्थ लकड़ी की तरह सतत नहीं है, ये रेत के कणों की तरह सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। प्रयोग, तो इसको भाई अब बोला है कि कैसे रेत की तरह मिलकर बना है, तो इसका प्रयोग हुआ, प्रयोग के साथ इसका रिसर्च हुआ। तो आइए देखते हैं कि प्रयोग क्या हुआ, प्रयोग के बारे में समझेंगे, उससे आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर होगी। प्रयोग, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक गिलास में जल लेते हैं और एक थोड़ा सा नमक लेते हैं और इस नमक को इस पानी में डाल देते हैं, ठीक है, और इसको पूरा घोल देते हैं। घोलने के बाद हम क्या पाते हैं, क्या पाते हैं हम पाते हैं कि नमक गायब हो गया और पानी जितना था उतना ही रहा। पानी के आयतन में भी कोई बदलाव नहीं हुई और नमक भी गायब हो गया। ये हुआ ना। तो इसी को हम देखें तो आखिर पता चला कि ये नमक गए कहां। तभी पता चला कि जब जल या नमक को चीनी में घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं और पानी का स्तर नहीं बदलता है। यानी कि कण ही तो है, एक कण जाके एक कण में मिल गया। क्लियर हुआ? देखिए जैसे कि ये नमक है और ये पानी है, इस नमक को हम पानी में डाले, इसमें पूरा ऐसे घोल दिए, घोले तो क्या हुआ, नमक खत्म हो गया, अब पानी का स्तर भी नहीं बदला। अब सोचने लगे भाई कि नमक का कण गया कहां, कहां गया नमक का कण? पानी का आयतन भी नहीं बदला, नमक का कण भी वहीं पे है। तो फिर रिसर्च में क्या पता चला कि हमने इससे ये रिसर्च किया कि पदार्थ कणों का बनता है, पानी भी तो एक पदार्थ है और नमक भी एक पदार्थ है। तो पानी के पदार्थ के कणों के बीच नमक के पदार्थ के कण जाके घुल गया और उसमें समावेशित हो गया। तो कण कण ही ना घुलेगा कि सतत रहेगा, वो घुलेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ कणों से बना होता है। आइए आगे देखते हैं। अब ये होता है कि ये जो कण है वो कितने छोटे होते हैं भाई, उसमें जाके मिल जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता और उसका आयतन भी नहीं बदलता। इसका तो कोई माप होना चाहिए कि कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है। तो ये भी एक प्रयोग हुआ। आइए देखते हैं उसको, ये कण कितने छोटे होते हैं। ये हमारा टॉपिक है, अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ के ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ की कण इतने छोटे होते हैं कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग बहुत चीज कल्पना करते होंगे, खास हमारे बोर्ड में 490 नंबर आ जाते, तो ये तो कल्पना है ना, ये कल्पना, इसको आप लोग कल्पना कर रहे हैं, लेकिन ये कल्पना से भी परे है। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना छोटा है। यानी कि जितना छोटा आप सोच लीजिए
उससे भी छोटा पदार्थ का एक कण होता है। आइए इसको हम क्रियाकलाप से समझते हैं कि ये कितना छोटा है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोले, मतलब ऐसा पोटेशियम परमैंगनेट को 2-3 क्रिस्टल मतलब छोटा छोटा टुकड़ा को 100 ml गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें घोल दीजिए। ठीक है, आप घोल दीजिए, वो पानी में बिल्कुल घुल गया। इस घोल में से 10 ml निकाल कर फिर 90 ml साफ पानी में मिलाए। अब क्या कीजिए, घोल घोल दिए और उसमें से 10 ml निकाल लीजिए। ठीक है, और उसके बाद 90 ml साफ पानी में उस 10 ml को मिला दीजिए। मिला दिए आप, उसके बाद इसे 8 से 10 बार दोहराते रहिए, मतलब एक गिलास में लेके ऐसे 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 करते रहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पानी का रंग अब भी रंगीन है। उसका पोटेशियम परमैंगनेट का ये नेचर है कि पानी के साथ मिलाने पर वो गुलाबी हो जाता है, लेकिन 10 ml भी मिलाने के बाद हम देखते हैं कि वो गुलाबी है। ठीक है, तो यह दर्शाता है क्रिस्टल के एक छोटे से टुकड़े में लाखों सूक्ष्म कण होते हैं जो पानी को रंगीन कर देते हैं। आप समझिए कि एक क्रिस्टल के छोटा सा टुकड़ा है, उसमें भी लाखों सूक्ष्म कण है, बहुत छोटे छोटे कण। जैसे पेन है, इसमें करोड़ों सूक्ष्म कण है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं आगे की स्लाइड को, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब दूसरा पॉइंट है कि पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक। अच्छा, अभिलाक्षणिक मतलब क्या होता है आप बताइए तो। अभिलाक्षणिक जो पदार्थ है और जिस पदार्थ का जो छोटा छोटा कण है उसका अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक मतलब होता है विशेष, विशेष गुण। अभिलाक्षणिक का शाब्दिक अर्थ यही होता है विशेष गुण। तो आइए देखते हैं कि पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है। देखिए, इसमें हमने स्लाइड बनाया है और आपको स्लाइड के माध्यम से एक एक करके अच्छे से समझाएंगे। जैसे कि जो पदार्थ के कण की मुख्य विशेषता है वो है कि जो भी पदार्थ है उसमें जो कण रहते हैं उसमें रिक्त स्थान रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पदार्थ हो गया और ये उसका कण है, तो कण के बीच में देख रहे हैं थोड़ा 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 रिक्त स्थान है, वो भी एक पदार्थ के कणों का गुण हो गया। निरंतर गति, जो भी पदार्थ के कण होते हैं, जैसे कि एक कण है तो ये कण एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वो गति करते रहेगा। देखिए जैसे गति करते रहा वैसे गति करता रहेगा। और उसके बाद देखते हैं कि आकर्षण बल, जो पदार्थ के कण होते हैं ना उसमें एक ये भी गुण रहता है, उसमें आकर्षण बल रहता है। जो भी कण होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते रहते हैं। तो समझिए इस बात को आप। देखिए कणों के बीच खाली जगह होती है जिसमें दूसरे पदार्थ के कण आसानी से समा जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको चीनी और पानी वाला समझाया बात, तो वही देखिए जैसे कि पदार्थ है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे पानी रहता, पानी तो उसमें भी तो इतना जगह खाली रहता। तो जब ये जगह खाली है और इसमें हम लोग नमक डालेंगे तो इसमें समा जाएगा, तो वही घुल जाएगा और आसानी से घुल जाएगा और उसमें पता भी नहीं चलेगा। फिर देखते हैं निरंतर गति, जो पदार्थ के कण वो हमेशा गति करते रहते हैं। कण कभी स्थिर नहीं रहते हैं, वे हमेशा गतिमान रहते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ऐसा नहीं है कि ये पदार्थ है और पदार्थ में जो कण है वो हमेशा एक जगह है, वो हमेशा आपस में गति करते रह रहे हैं। और आकर्षण बल, कण एक दूसरे को एक बल के द्वारा अपनी ओर खींचते हैं और बढ़े रहते हैं। अब आप बताइए कि जो कण है वो हमेशा गति करते रहते हैं, तो गति करते रहेंगे तो भाग जाएंगे ना। अब भाग तो पूरा पदार्थ ही खत्म हो जाएगा, नहीं। इसमें एक आकर्षण बल भी होता है और उसी आकर्षण बल के द्वारा गति करते हुए भी पदार्थ एक दूसरे को आपस में बांधे रहते हैं। तो हमने देख लिया पदार्थ के कणों की मुख्य विशेषताएं क्या है, रिक्त स्थान, निरंतर गति, आकर्षण बल। तो इसको हमने समझा और आप लोगों ने भी देखा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। समावेशन, अच्छा समावेशन मीन्स क्या होता है, जब हम चाय काफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। समावेशन मीन्स पूछते हैं क्या होता है, एक दूसरे में अंदर जाना, समावेशित हो जाना, उसी को तो समावेशन कहते हैं। जैसे हम आप में आके समा गए, उसको हम समावेशन बोलते हैं। कोई चीज है जैसे पानी है और उसमें नमक डाल दिया गया, उसमें वो समा गया, उसी को समावेशन बोलते हैं। यानी एक दूसरे से चीजों को मिलना समावेशन कहलाता है।
तो जब हम चाय काफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में चला जाता है। देखते हैं, इसी को सम्मेलन कहते हैं। इसे विसरण कहते हैं। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः अपने आप में मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसे दो पदार्थ है और उसको अपने आप में मिल जाना विसरण कहलाता है। यह सिद्ध करता है कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। यह जो सम्मेलन और विसरण जो है वही सिद्ध करता है कि कणों के बीच पर्याप्त स्थान होता है। देखिए, एक दैनिक जीवन का हम लोग उदाहरण लेते हैं। जैसे चीनी पानी में पूरी तरह घुल जाना यह बताता है कि पानी के कणों के बीच बहुत जगह है जहाँ चीनी के कण छुप जाते हैं। ये एक उदाहरण है जो हम लोग सामान्य जीवन में देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। गतिज ऊर्जा। कण निरंतर गतिशील होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो कण होता है ना वो हमेशा गतिशील होता है और उसको जो आकर्षण बल होता है वो बात रखाता है। तो देखते हैं कण गतिशील होते हैं। आखिर भाई गतिशील होते कैसे है, इसको हम कैसे प्रूव करें कि कण पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। तो आइए देखते हैं स्लाइड के माध्यम से। पदार्थ के कण हमेशा चलते रहते हैं, यानी उसमें गतिज ऊर्जा होती है। उदाहरण से समझते हैं अब इसको। अगर हम एक कमरे में एक कोने में बुझी अगरबत्ती को रखे तो लेने के लिए पास जाना पड़ता है। जैसे कि आपका कमरा है, किसी मंदिर में पूजा हो रहा है, वहां पे कोना पे अगरबत्ती गाड़ दिया गया है, वहां पे अगरबत्ती जलता है, सुगंध आपके पास आता है। क्या आप सुगंध को लेने के लिए अगरबत्ती के पास जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो यही है उसका गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा का एक ये उदाहरण है। लेकिन अगर हम अगरबत्ती जला दे तो उसकी महक विसरण के कार्य पूरे कमरे तक फैल जाती है। विसरण क्या है? विसरण पदार्थ के गतिज ऊर्जा का, कणों के गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है और विसरण के कारण ही वो पूरी तरह फैल जाती है। ठीक है, जैसे ये अगरबत्ती जल रहा है, यहाँ पे जल रहा है और यहाँ तक ले इसका सुगंध आ जा रहा है, तो एक इसका विसरण है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तापमान और गतिज ऊर्जा का संबंध देखते हैं कि अलग टॉपिक है। तापमान और गतिज ऊर्जा का संबंध। टी मतलब होता है टेम्परेचर और यहाँ से के ई मीन्स होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। तापमान समानुपाती गतिज ऊर्जा, यानी कि समानुपाती मतलब क्या होता है? जितना तू उतना हम। बात समझते हैं आप? समानुपाती मतलब जितना तू हमके चाहता रहो उतना हम तो के चाहे। उससे तापमान बढ़ाइएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, तापमान घटाइएगा तो गतिज ऊर्जा घटेगा। इसी को तापमान समानुपाती गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या नियम है। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कोनो चीज आप गर्म कीजिएगा, देखिए तो उससे गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। जैसे कि खाना बन रहा है तो गर्म होगा तो उसके गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, तो उसका सुगंध दूर दूर तक जाएगा और ठंडा खाना का सुगंध वहीं पर रहता है। तो वही एक इसका उदाहरण है कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः तापमान बढ़ने से कणों की गति भी तेज हो जाती है। यही कारण है कि गर्म खाने की महक कई मीटर तक जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गति जो बढ़ती है और यही कारण रहता है कि खाना बनाते हैं तो खाना गर्म होता है और दूर दूर तक महकता है। ठीक है, गर्म करने पर विसरण और तेज हो जाता है। जैसे आप कोई भी पदार्थ को जितना भी गर्म कीजिएगा ना उसका विसरण और तेज होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि पदार्थों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसका फैलाव बढ़ेगा, फैलाव बढ़ेगा तो उसका और तेज से विसरण बढ़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आकर्षण बल। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण बल। अच्छा, आकर्षण बल क्या होता है? ये जो टॉपिक है आकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब होता है एक दूसरे को आकर्षित करके बांधे हुए रहना। जैसे छू के नहीं बांधना है, रस्सी में पकड़ के नहीं बांधना है, एक दूसरे से अटैच रहना है। अटैच रह के ही उसको बांधे रहना को आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य क्या करता है? उन्हें एक साथ बांध कर रखता है, उसे ही आकर्षण बल कहते हैं। यानी आकर्षण बल के लिए कोई चीज को मतलब ये बांधना मतलब रस्सी से नहीं बांधना है, वो उसकी प्रकृति है। जैसे हम और आप एक साथ हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, हम आप एक साथ हैं, ऐसा थोड़ा है कि हम आपको रस्सी से बांध के रखे हैं। नहीं, आपसे हमारा आकर्षण है। हम माइस पे आएंगे, आप हमको देखने के लिए आ जाइएगा। यही तो आकर्षण है कि हम आपके पास जाएंगे, क्या ये भाई रस्सी लेके, क्या ये हम बांध के रखें? नहीं, तो जैसे पदार्थ की एक प्रकृति है वैसे बॉन्डिंग हम लोगों के बीच भी होगा। हम अच्छे पढ़ाएंगे, आप हमको पसंद करेंगे, आप हमसे आकर्षित होंगे और हम आएंगे और आप हमको देखने के लिए चले आएंगे। तो देखिए
पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है जो उन्हें एक साथ बांध कर रखता है। इस बल का समर्थ प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ये भी बात है, आकर्षण बल ऐसा थोड़ा है कि एक के साथ रहेगा। बहुते लोग होंगे लेकिन जिसको आप नहीं चाहते होंगे थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा, और कई लोग होंगे जिसको आप लोग ज्यादा चाहते हैं, दिन में होकर चिपके रहते होंगे। तो ऐसे ही पदार्थ भी में भी है, हर चीज का अलग अलग सामर्थ्य है। आइए इसको हम समझाते हैं आपको। जैसे कि पानी के नल को खोले और पानी की धारा को उंगली से काटने का प्रयास करें। जैसे पानी का नल है आपके घर, उसे खोलिए, पानी गिरे उसको उंगली से काटिए, क्या इसको आप काट दीजिएगा? नहीं काटिए। क्या है? काहे को आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्योंकि पानी के कण एक दूसरे से आकर्षण बल से बंधे हुए। अगर आकर्षण बल से नहीं बंधे होते तो पानी ऐसे गिर रहा होता, आप इसे उंगली से काट देते, पानी उंगली लगा देते, ये पानी नीचे हो जाता और पानी ऊपर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। तुलना करते हैं, जैसे कि लोहे की कील, चाक का टुकड़ा और रबर का बैंड। जैसे अब हम आकर्षण बल का तुलना लेते हैं कि आकर्षण बल का सब चीज में एक जैसा रहता है, नहीं। जैसे मान लीजिए आप एक लोहा ले ली, तो लोहा में क्या होता है? आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, उसको तोड़ना आपके बस का नहीं है। लेकिन एक चौक ले लीजिए, उसमें क्या होता है? आकर्षण बल कमजोर होता है, ऐसे करके पट देना टूट जाएगा। तो आकर्षण बल का सामर्थ्य हर चीज में अलग अलग होता है। ये हम तुलना करके देख लिए। इस लोहे के कील कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक है, इसे तोड़ना सबसे कठिन है। चाक आसानी से टूट जाता है, बल कम है। अब ऐसा नहीं है कि आसानी से टूट जाता है तो इसमें बल नहीं, इसमें भी है, लेकिन लोहा के तुलना में कम है। तो हर चीज का सामर्थ्य अलग अलग है, आकर्षण बल अलग अलग है। तो आगे देखते हैं। अब पदार्थ की अवस्था है, हम लोग पदार्थ की भौतिक स्वरूप पढ़ लिए। अब हम लोग का एक अलग टॉपिक होगा पदार्थ की अवस्था है। अभी तो हम लोग बस पदार्थ के बारे में जानेंगे, पदार्थ होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे बनता है, ये तो उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है। पदार्थ कई प्रकार का होता है, तो इसको हम देखेंगे आगे की क्लास में।